एक्सरसाइज 5.3 लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 क्लास में करवाया था मैंने आपको। इसी क्वेश्चन को अपने आप करोगे तो लगेगा कुछ नहीं आता, मैं करवाऊंगी तो लगेगा आता है, समझ में आ गया। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड रिविजन अगेन एंड अगेन। आप मुझे एपी का टेस्ट बताऊंगी क्वेश्चंस कौन से हैं, इजी है मुश्किल है। दो की लीजिए, दो तो बढ़िया रहा आपके लिए। बाकी दो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन का भी टेस्ट एपी का। वंशी का आप पूछ लिए। अच्छा अर्जुन आप ऑनलाइन क्यों हो? अर्जुन एंड वंशिका यस मैम। थैंक यू। आज मैम आवाज नहीं आ रही। आप ऑनलाइन क्यों हो बच्चे आज? मैम घर पे कोई है नहीं। और मैम ट्राई करनी है अभी तक। पढ़ लोगे तुम? यस मैम। अच्छा आपका एपी का टेस्ट हुआ था आज? आरुष का आज एपी का टेस्ट था, आपका भी था क्या? मैम ऐसे एपी का टेस्ट ना, हमने 3-4 क्वेश्चन दिए थे कराने को क्लास आपके में। हैं, आपके पास वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं? यस मैम बढ़िया। हाँ मुझे भेजो, क्लिक करके पिक्चर भेजो। आई शेयर इन द ग्रुप। मैम सिंपल ही क्वेश्चन थे वो, तो ऐसे कुछ था नहीं। आते थे? हम चारों आते थे मैम। आते थे पक्का? यस मैम, मैं भेज देता हूँ हाँ आपको। फिर भी भेजो। हाँ दैट व्हाट आई एम सेइंग, फिर भी भेज दो कि आप तो मैच कर लो, समटाइम्स प्रैक्टिस होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करो। मैंने आपको करवा दिया था पेज 113 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 पेस्ट किया हुआ है ना। क्वेश्चन 18 कल अटेंड की थी क्लास? कल थी ना क्लास? मंडे मतलब हाँ संडे को थी ना क्लास? संडे अटेंड की थी? हाँ की थी। हरगुन गुरशान, हरगुन आता आएगी, आरफ साकेत कन्वर रियान तन्मय दामिर, सब में आना नहीं क्या? मैम भेज दिए वो क्वेश्चन। उनका हाल 1100 till 2300 divisible by 7। मैम फर्स्ट वाले में ना बिटवीन था, बस ये था उसमें पूरा। ठीक है, नहीं टिल लिखा हुआ ना इसलिए कह रही हूँ। 2-digit numbers divisible by 3 for a man who delays his work by a day is charged 90 per day and fine for the first day is fixed as rupees 1500. Find the fine he will have to pay for that on the 30th day. For a woman whose salary at the start of job is 12,000 after every 6 months, the salary is increased by 20% of the salary she started the job with. What will be her salary after 36 months and 8 years of her job? अच्छा 36 months and 8 years। 18 ने क्या हुआ? कल 18 मैंने कल करवाया था। मैम उसमें ये था 36 मंथ्स अलग निकालना था और 8 years years अलग का था। अलग निकालना। What is the total increment she gained in both the cases? Okay, चलो ये क्वेश्चन करो, देखते हैं। For a woman whose salary at the start of the job is rupees 12,000। 18th क्वेश्चन हुआ, दोबारा से एक बार करवाऊंगी। 12,000 सैलरी है एट द स्टार्ट after every 6 months the salary is increased by 20%। 6 monthly salary after 6 months salary is increased by 20%। उन दोनों को फोन कर दो वरना घर पे फोन जा रहा है। हाँ जी तन्मय आओ जल्दी। दिस इज नो टाइम टू अटेंड द क्लास। क्या घूम रहे थे नीचे? चलो श्रेष्ठ आप इधर आ जाओ। गुरशान डाउट्स है कोई? क्या करना है अभी रिविजन में? चैप्टर 1 करो फिर बैठकर। इसके बाद स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये पेपर ना मिक्स पेपर है, इससे स्टार्ट करते हैं। आपके फॉर्मेट का नहीं है, जिस पेपर से आपके आ रहे हैं, पर मैंने 40 मार्क्स का पेपर बनाया था। 1 2 3 4 ऐसे मार्क्स का। ठीक है चलो। इंक्रीज आफ्टर एवरी इंक्रीज बाय 20% आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। मेरे से वो रिसीट लेके जाना, ठीक है?
what will be her salary after 36 months? You have to find salary after 36 months, after 8 months, 8 years. 36 months का है और 8 years का है, ठीक है। और जो इंक्रीज सैलरी हो रहा है that is 20% of the salary she started the job with. 20% of the salary she started the job with. तो इंक्रीमेंट हमेशा उसे कितना मिलेगा? 20% of 12,000 increased by 20% of the salary she started the job. ठीक है, तो what is the salary after 36 months, after 8 years? आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, तभी मिस किया अभी। गुलशान is here, आरफ, साकेत, कन्वर, तन्मय, दामिर, बयान नहीं आया, आरफ क्यों नहीं आया? हेलो, हाँ जी मैम, आरफ को क्लास के लिए भेजो 3:30। अच्छा, उसने अभी फोन आ रहा है बीच में, अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। कर लीजिए। और एक रेयान रह गया बस, ठीक है ना। बाकी हरगुन का मैसेज तो आया था उसका। हाँ जी, करो ये सैलरी इक्वेशन करो। अ वुमन स्टार्टेड हर जॉब विद अ सैलरी ऑफ 12,000. आफ्टर एवरी 6 months her salary is increased by 20% of the salary she started the job with. हेलो, हाँ आई नहीं मैम, तुम साइंस करोगे ना, मैंने तुम्हें मैथ्स में बिठाना नहीं है फिर। 6 to 7 तो नॉर्मल क्लास है, मैंने आपको कहा था रिवीजन हुआ करेगी। मैं तुम्हारी मम्मा से कंप्लेन करूंगी, ऐसे मैथ्स में फिर मार्क्स नहीं आएंगे। लीगल थोड़ी ना बैठना है हमने। हाँ, फिर मम्मा को बता दो मैं कि मैं साइंस में हूँ, मैथ्स में नहीं हूँ। So her salary after 36 months and 8 years. पहले तो मुझे ये बताओ 36 months में उसको इंक्रीमेंट कितनी बारी मिलेगा? आफ्टर एवरी 6 months इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक हो गया। तो 36 months में, आफ्टर 36 months में इंक्रीमेंट कितना होगा? हाँ, 5 times। एक बार तो मिलेगा नहीं। स्टार्ट किया 12,000 पे, ठीक है। आफ्टर 6 months सैलरी कितनी हो जाएगी? प्लस 20%। फिर 12 months पे मिलेगा, है ना, फिर 18 पे मिलेगा, फिर 24, फिर 30 और फिर 36। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार। क्लियर हो गया? 6 मंथली में 6 मंथली इंक्रीमेंट अगर उसे मिल रहा है। हरगुन, आपने रिविजन करनी है? कुछ है डाउट्स वगैरह? क्या रिविजन करनी है? हाँ, करो बैठ कर, ठीक है, वहां पर आ जाओ इफ यू वांट, अदरवाइज ये वाला आपका कवर हो जाएगा बाद में। तो 12,000 ये बाद में आफ्टर योर क्लासेस। तो ये 20% ऑफ द सैलरी शी स्टार्टेड, तो उसको 6 times इंक्रीमेंट मिलना है। और हर बार कितना इंक्रीमेंट मिलेगा? 12,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2,400। तो आपको अब तक इतनी समझ आ चुकी होगी कि ये एपी बनेगा, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 12,000, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2,400। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमें निकालनी है? 6।
समझ में आ गया इतना? तो अब आप निकालो व्हाट इज द सैलरी आफ्टर 6 months. दैट मींस आई नीड टू फाइंड द 6th term ऑफ दिस एपी. तो क्या होती है 6th term? a plus n minus 1d, a plus 5 into 2400 कितनी हो जाएगी? 24,000. समझ में आ गया? तो उसे यहां पर कितना इंक्रीमेंट मिल चुका है सैलरी में? क्या लिखोगे? आफ्टर 36 months उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट क्या है? क्या लिखोगे? 12,000. इंक्रीमेंट क्या है? उसकी सैलरी बेसिक स्टार्ट हुई थी 12,000, अब कितनी आ गई है? 2400. इंक्रीज इन द सैलरी कितना है? 12,000. व्हाट इज द इंक्रीज इन द सैलरी? तो व्हाट विल यू राइट? 12,000. समझ में आ गया इतना? ऐसे अब निकालो आफ्टर 8 years सैलरी क्या हो? हेलो, हाँ जी बेटा, मम्मा समझ में आ गया ये? आफ्टर 8 years अगर हमें सैलरी निकालनी है तो हमें निकालना होगा इन 8 years में उसे इंक्रीमेंट कितना मिलेगा. तो कितनी बार लिखोगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 16. हेलो, हाँ जी, क्यों नहीं आ रहे हम 330 में? और आज का जो मिस होगा काम वो क्या करोगे? चलो, हाँ रिकॉर्डिंग कितनी देखते हो मुझे पता है. चलो हाँ ठीक है, ठीक है, ओके. तो 8 years का मतलब है 8 into 2 मंथली. अगर हमें इंक्रीमेंट 6 every 6 months मिल रहा है तो 8 into 2 16 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया. तो आपको अब क्या निकालनी है? 16th टर्म. 16th टर्म क्या होती है? A16 is equal to A plus. ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं हमें कि नहीं? यस यस मैम. हाँ, आर वी राइटिंग एवरीवन? Yes, ma'am. तो ये क्या आ जाएगा? 12,000 प्लस 15 into 2400 36,000. सैलरी कितनी हो गई? 48,000. तो अब इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीज इन द सैलरी. इंक्रीमेंट का मतलब व्हाट इज द इंक्रीज इन द सैलरी? क्या लिखोगे आप? कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पर? व्हाट इज द इंक्रीज इन द सैलरी? बोलो, व्हाट इज द इंक्रीज इन द सैलरी एवरीवन? कितना है? हाँ जी, तन में बोलो क्या है इंक्रीज? हाँ, क्यों नहीं आवाज निकलती है हमारी? अब अभी मैं टेस्ट कहूँ ना, अभी टेस्ट देना, सब नो मैम ऐसे बोलोगे, है ना? साइंस क्लास मिस करो तो कहोगे नो मैम, तब हमारी आवाज क्यों निकलेगी? समझ में आ गया? इंक्रीज इन द सैलरी इज 36,000. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, मुझे अब आपको एपी में करवाना है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 से एक याद रखना, जहां मेरी एपी खत्म हो गई ना, जहां मैंने कहा कि आज एपी की एक्स्ट्रा वर्कशीट भी खत्म है, साथ के साथ अगले दिन टेस्ट होगा, 6 to 7 में होगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टेस्ट. ठीक है, आपके एग्जाम्स हैं, वो सब है, वो बात की बात है, सबके नहीं है. जिनके एग्जाम्स है उनका मैं खुद देखूंगी टेस्ट कैसे लेना. क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर स्टार्टिंग ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी. एक स्पाइरल बनाया हुआ है, एक पहले उसने स्टार्ट किया लाइक दिस, एक सर्कल स्टार्ट किया, उसका सेंटर रखा ए पर. अब उसके बाद नेक्स्ट उसको जो टर्न दिया उसका सेंटर रखा बी पर. वो बी कहाँ है मुझे नहीं पता, ना मुझे उससे कोई मतलब है, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर ज्योमेट्री. ये हमारा अरिथमेटिक में क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है. तो पहली रेडियस जो है उसने बताई हुई है, इट इज 0.5 सेंटीमीटर. R1 इज 0.5 सेंटीमीटर. सेकेंड रेडियस क्या है? 1.0 सेंटीमीटर. थर्ड रेडियस क्या है? 1.5 सेंटीमीटर. फोर्थ रेडियस क्या है?
2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन द फिगर। अब ये इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते जा रहे हैं, कहाँ बनेंगे, हमें नहीं सोचना है उसके बारे में, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। टोटल लेंथ का मतलब क्या है कि अगर मैं स्पाइरल को यहां से स्टार्ट करती हूँ, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच आई एम यूजिंग फॉर सेंटर। ये जो सेंटर में थी वो एक इमेजिनरी लाइन थी, मेरा मतलब तो यहां से ऐसे जाना है, यहां से एक टर्न आया, फिर एक ये टर्न आया, फिर एक ये टर्न आया, नेक्स्ट जो टर्न लूंगी उसमें रेडियस अलग हो जाएगी, इसके बाद जो टर्न लूंगी उसमें रेडियस अलग होती रहेगी। समझ में आ गया। तो वो हर रेडियस हमें दी हुई है। तो एवरी टर्न एक क्या कंप्लीट हो जाता है, माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। अगर मैं एक टर्न लेती हूं, यहां पर रेडियस कितनी है 0.5, नेक्स्ट टर्न में रेडियस कितनी हो जाएगी इस वाले की 1.0, फिर जब मैं नेक्स्ट वाला टर्न लेती हूं तो रेडियस क्या आ जाएगी 1.5। तो आपको बताना है कि अगर इस स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो कितनी तार लगेगी, कितने मीटर तार लेकर आओगे, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर के लिए इस सर्कल में मैं क्या निकालूंगी, लेंथ ऑफ द वायर कहाँ यूज हो रही है, यहाँ एज पर। तो सर्कल के लिए हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। एंड बिकॉज एक रेडियस के साथ एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो आई विल फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल एट एवरी स्टेज। ठीक है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, एक तार के साथ अगर ये स्पाइरल बनता है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो आई नीड टू फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल एट एवरी स्टेज। ठीक हो गया। अच्छा, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr, और अगर सेमी सर्कल लेंगे तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा πr। कोई जरूरत नहीं है आपको हाफ इंटू लिखने की, आप एक फॉर्मूला लिख लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, सेमी सर्कल इज πr, दैट्स इट। मैंने कहा ये ज्योमेट्री नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है, हमें ज्यादा इंटरेस्ट अपनी कैलकुलेशंस में होगा यहाँ पर। ठीक हो गया। तो पहले वाले इस स्पाइरल में, पहले इसके चक्कर में, पहले इसकी रिंग में कितनी वायर लगेगी, πr। समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन स्पाइरल जो हम यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब चक्कर लगा ये वाला, तो कितनी रिंग, कितना बनेगा पेरीमीटर, या कितना बनेगा सरकमफ्रेंस, पाई, रेडियस अब क्या हो गई 1। थर्ड वाले में कितना आएगा, समझ में आ रहा है सबको, काशिन, थर्ड वाले में कितना होगा, पाई इंटू, हाँ काशिन बोलो, थर्ड वाले में कितना होगा, पाई इंटू, मैम इसके बाद पाई इंटू 2। हाँ इसके बाद आ जाएगा, फोर्थ में आएगा पाई इंटू 2। ठीक हो गया। मैं क्या करती हूँ, इन सबको मुझे ऐड करना है, सो ऑन। कितने स्पाइरल्स हैं, देयर आर 13 कंसेक्टिव स्पाइरल्स, देयर आर 13 कंसेक्टिव स्पाइरल्स। तो 13 टर्म्स तक हम इन्हें ऐड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आ गई 13। मैंने पाई सब में से कॉमन लिया, आई टेक पाई कॉमन, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 सो ऑन। समझ में आ गया। अब पता लग चुका है कि जो अंदर की टर्म्स है वो एपी बना रही है। फर्स्ट टर्म क्या है 0.5, कॉमन डिफरेंस क्या है 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 30। इसको अगर और सिंपल करना है तो मैंने पाई तो कॉमन लिया, साथ की साथ इसमें से 0.5 भी कॉमन ले लिया। तो इफ यू टेक 0.5 कॉमन तो आपके पास अंदर ये बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला करवाया था। दिस इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, आप जिस मर्जी से देखो, चाहे आप एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, या आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करो। समझ में आ गया। 22/7 इंटू 0.5 इज 1/2, यहां से क्या आ जाएगा 13 इंटू 14/2। अगर मैं लगाती हूँ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स तो क्या आ जाता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू, ये फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया। और देखोगे दोनों में कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं है,
आप करोगे 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5। समझ में आ गया? मैंने दोनों में फॉर्मूला लगाया है, यहां पर सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया। समझ में आ गया? 13 टर्म्स के सम का, और यहां पर मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लगाया है। तो 22/7 इंटू 13/2 1 प्लस 12 1 प्लस 6 सॉरी 1 प्लस 6। समझ में आ गया इतना में? हाँ जी, ऑनलाइन में सभी बच्चे समझ में आ गया है? आश्वी, अर्जुन, काशिन, वंशिका, Yes, ma'am. we've understood everyone? यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 22 इंटू 13/2 है, यहाँ भी 22 इंटू 13/2 है। क्या आंसर है हमारे पास? 143 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था मैंने आपको, एग्जाम्पल 13 करवाया था ना मैंने, पेज नंबर 110 एग्जाम्पल 13। एक बार फिर से देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन नंबर कौन से वाले में बेटा? एपी में ये लगता है, नेचुरल नंबर्स में ये लगता है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आपके पास है एग्जाम्पल 13। मुझे पता कर लिया था, दोबारा करवा रही हूँ, लास्ट में करवाया था मैंने। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। जस्टिफाई करके हाउ कैन यू एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक हो गया? इसमें लिख दो डबल आंसर आता है, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। हमें दिया हुआ है एपी में ना टर्म्स है 24, 21, 18 और इन सब का सम बनता है 78। कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। उसने लिखा है how many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। कितनी टर्म्स लें ताकि उनका सम कितना बन जाए? 78। क्लियर हो गया इतना? तो हमें क्या करना है? ए क्या है एपी का? फर्स्ट टर्म क्या है बोलो एवरीवन? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 24। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -3। रिड्यूसिंग है, -3 होगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है नहीं पता, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें दिया क्या हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। पुट द वैल्यूज। 78 is equal to n/2 2 into 24 plus n-1 into -3। अब कैलकुलेशंस करो अपनी। हाँ जी, सॉल्व करोगे आप n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? 52 के फैक्टर्स क्या होते हैं? थर्टीन एंड 4। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। n इंटू n माइनस 13 माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू 0। आपके पास दो आंसर्स आ गए, n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू 0। n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हो गया हमें?
तो n की वैल्यू क्या आती है? n की वैल्यू इज 4, n की वैल्यू इज 13। दोनों में से किसको रिजेक्ट करेंगे? कर सकते हैं किसी को रिजेक्ट? दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही इंटीजर्स है, वी कैन नॉट रिजेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? दो आंसर्स क्यों आए? उसने कहा कि अगर आप इस एपी की 4 टर्म्स लेते हो तब आपका सम क्या है? 78। अगर आप इस एपी की 13 टर्म्स भी लेते हो तब भी सम क्या आता है? 78। अगर आप इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करते हो, है ना, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो पहली 4 टर्म्स का सम किसके इक्वल है? फर्स्ट 13 टर्म्स का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 सो ऑन टिल a13। ये आपकी जस्टिफिकेशन है। समझ में आ गया? तो अगर इक्वल टू में रख रहे हैं तो ये 4 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? a5 प्लस a6 प्लस a7 सो ऑन टिल a13 किसके इक्वल आ गया? 0। दैट मीन्स योर टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल 13, 5th टर्म से लेकर 13th टर्म तक का जो टर्म्स हैं दे आर अ मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स, जो अल्टीमेटली ऐड होकर सम क्या दे रही है? 0। तो ये जस्टिफिकेशन इनफ है दैट सम ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 5th टू 18th the sum is 0. Sum of 5th term starting from 5th term to 13th term the sum will be 0. समझ में आ गया? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14। लिख लिया सबने? ये ऑनलाइन में सबने लिख लिया है? काशन, Yes, ma'am. बाकी वंशिका, अर्जुन? यस Yes. मैम। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14। स्टार्ट कर दो। Find the sum of first 1000 positive integers. Sum of first 1000 positive integers. तो पहला इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1। नेक्स्ट कौन सा होगा? 2। नेक्स्ट कौन सा होगा? 3। और लास्ट में क्या आएगा? 1000। क्या करेंगे इसमें? We'll find the sum of first n natural numbers, first 1000 natural numbers. क्या होता है? n into n plus 1 by 2. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। 1000 into 1001 divide by 2. क्या आ जाएगा ये? समझ में आ गया सबको ये? कोई डाउट्स यहाँ तक? हाँ बिल्कुल कर सकते। वही है, a प्लस एल भी तो वही है। In other words, a प्लस एल तुम्हारा वही बना। इसकी डेरिवेशन ही सम से हुई है। वो गॉस ने भी उसी लॉजिक को यूज किया जिसमें हमने एपी के लॉजिक को यूज किया। बस यहाँ पर ये होता है कि डायरेक्टली n इंटू एन, क्योंकि जितने नंबर्स हैं उतनी लास्ट टर्म होगी, उसने वो लॉजिक दिया। ठीक है, उसमें मतलब वो फिट हुआ है। समझ में आ गया? ऐसे लिखा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेकंड पार्ट में तो फॉर्मूला ही लिखना है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब ये डेरिवेशन करके दिखाओ या डायरेक्टली बता दो, सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। समझ में आ गया इतना? हमें एग्जाम्पल 15 स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया? इसमें सेकंड पार्ट में तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, है ना? अब एग्जाम्पल 15 स्टार्ट करेंगे हम। बस उसने कहा है कि आपने जिस लॉजिक से आपने इन नंबर्स का सम निकाला है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ऐसे ही n तक लेकर जाओ। तो वो हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं।
बुक क्या कह रही है कि आपने जो नेचुरल नंबर्स में निकाला था वही पॉजिटिव इंटीजर्स में निकलेगा। ये आपने प्रूव कर दिया कि देखो मैंने फर्स्ट टर्म 1 ली थी, लास्ट टर्म जो है वो n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो आपने कहा n/2 a प्लस n, तो उसमें क्या पुट कर दिया n/2 1 प्लस, डेरिवेशन फॉर्मूलाज की बहुत कम चांसेस होते हैं आए, नहीं आएंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 15 हमें करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। S24 निकालना है, इसका मतलब whose nth term is given by an, क्या आ गया 3 प्लस 2n, nth टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 2n, सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में और एक आपको ना एक्सरसाइज में मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन नंबर 11, क्या फर्क है? पेज 113 में क्वेश्चन 11 देखो, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में क्या फर्क है? 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो कोई, सम ऑफ n टर्म्स कितना दे दिया 4n माइनस n², और यहां पर क्या दिया हुआ है आपको an क्या होती है जनरल टर्म, an इज जनरल टर्म, और यहां पर sn क्या दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। ये एक लीनियर टर्म है और यहां पर एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, समझ में आ गया? तो आपको पहली चीज चेक करनी है टर्म कहा हुआ है कि सम कहा हुआ है। यहां पर उसने कहा है टर्म है 3 प्लस 2n, इसके बेसिस पर 24 टर्म्स का सम निकालो। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, एपी का सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। चारों में से कुछ भी, मतलब ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस आ गया तो लास्ट टर्म हम नहीं देखेंगे, लास्ट टर्म आ गया तो कॉमन डिफरेंस नहीं देखेंगे। तो उसने कहा है फर्स्ट टर्म इस एपी की क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट n एज, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, a1 इज 5, what is a2, 3 plus 2 into 2, a2 is 7, what is a3, 3 plus 2 into 3 कितना आ जाएगा 9, समझ में आ गया? तो एपी की 3 टर्म्स आ गई, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, so can we find S24 because Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 d। अब रिगार्डलेस टू से कि मैम ऐसा कर सकते हैं या हम लास्ट टर्म निकाल के उसको 24 पुट करके लास्ट टर्म निकाल के सॉल्व कर ले, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, आपकी सिर्फ कैलकुलेशंस है, डू इट आइदर वे, जो आपको आसान लगे कैलकुलेशंस में। अल्टीमेटली ये नहीं है कि ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, कुछ ऐसा नहीं, आपकी कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए थी, लंबा मत घूमना इधर उधर, ये नहीं कि ऐसे भी घूम रहे हो उधर भी देख रहे हो, ऐसा मत करना, राइट? सो व्हाट इज द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ दिस एपी, इट विल बी 672। एग्जाम्पल 16 स्टार्ट करें आप, अगर ये कर लिया है तो एग्जाम्पल 16 देखो, और जिसने नहीं किया वो लिख लो। एपी मोस्ट प्रोबेबली आज जितना मुझे मतलब बुक में दिया हुआ है और एक दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। कल आपको एपी की इस क्लास में प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, सम की भी 2 शीट दूंगी मैं, टर्म की बेसिस पर और सम के बेसिस पर, जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े डिफरेंट, इससे समझ में आ गया? तो कल तक आपका एपी, मैक्सिमम परसों लगा लो, परसों तक आपका एपी, थर्सडे हो गया, सैटरडे टेस्ट है, फ्राइडे टेस्ट ले लो, फ्राइडे एपी का टेस्ट है, लिख लो टेस्ट ऑफ एपी ऑन फ्राइडे, नो मर्जी करो, अब एपी का टेस्ट होगा, नहीं आओगे घर पे फोन जाएगा, मत आना फिर आप, फ्राइडे दे दोगे ना? हाँ फ्राइडे दे,
और कोई एक दिन पहले आकर तो अगले दिन आकर टेस्ट दिया करो। यहाँ पे आके पहले टेस्ट देना है, उसके बाद क्लास अटेंड करनी है। समझ में आ गया इतना? चलो आ जाओ आप एग्जाम्पल 16। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गया? आशवी, अर्जुन, काशिन, Yes, मुस्का? ma'am. यस मैम। ओके, ये कौन बोला? यस मैम। अर्जुन इतने ढीले? एग्जाम्पल 16। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. इसका मतलब क्या हुआ? Increases uniformly by a fixed number. इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, यूनिफॉर्मली मतलब सेम नंबर, है ना? एवरी ईयर बाय अ फिक्स नंबर। यूनिफॉर्मली मतलब एक सिंपल एक इक्वल नंबर से एवरी ईयर उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जब ये आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, तो दीज टर्म्स आर इन AP। समझ में आ गया? आप लिखोगे द गिवन प्रोडक्शन, द टर्म्स ऑफ द गिवन प्रोडक्शन लाइन फॉर्म्स एन AP। ठीक हो गया? द गिवन टर्म्स फॉर्म एन AP, जिसमें थर्ड ईयर का मतलब क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड ईयर को हम क्या लिखेंगे? दिस इज द थर्ड टर्म। सेवेंथ ईयर की हमें प्रोडक्शन दी हुई है 700, तो दिस विल बी द सेवेंथ टर्म। जनरल टर्म को हम क्या लिखते हैं? A प्लस n-1d। गुरशान क्या कर रहे हो? बंद करो उसको। an को क्या लिखते हैं हम? A प्लस n-1d। तो व्हाट इज द थर्ड टर्म? लेट द फर्स्ट टर्म बी, क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म को हमेशा? क्या हमारा प्रोसेस होता है इक्वेशन सॉल्व करने का? लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू d। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, और 7d में क्या लिखेंगे? a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो अब, ठीक है ना? हाँ। Elimination, minus 4d will be equal to minus 100, d will be equal to 25। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? 25। फर्स्ट टर्म निकालो इसके हिसाब से 550। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट d as 25। a plus 2 into 25 is equal to 600. a will be equal to 550। फर्स्ट टर्म 550, कॉमन डिफरेंस 25। तो अब क्वेश्चन में देखो, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हमने निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? 550 टीवी सेट्स। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्शन इन द 10th ईयर का मतलब टर्म निकालना है, सम निकालना है। 10th ईयर में सम निकालेंगे या प्रोडक्ट टर्म निकालेंगे? टर्म निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है? A10। अंजित आमिर बोलो 10th ईयर की टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे? a प्लस 9। ठीक है, a क्या है उसमें? बोलो बच्चा, a क्या है उसमें? 50। और d क्या है? ठीक, क्या आंसर आ जाएगा? 550 प्लस 225। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 775 सेट्स। दिस इज द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अगर इसी पैटर्न को वो प्रोडक्शन लाइन, टीवी लाइन फॉलो करती है, मैन्युफैक्चरर फॉलो करता है, तो 10 साल के बाद उसका पर ईयर 10वें साल में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए 775 टीवी सेट्स।
देन टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, तो इसमें हमें क्या निकालना है? अंबिका बताओ, टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ है? आ जाओ इधर आ जाओ। टोटल प्रोडक्शन कितना का है उसने? 7 years का। तो हमें क्या निकालना है इसमें? सम ऑफ 7 टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1d। पुट करो इसमें आंसर। ऐसे किया हमें डायरेक्टली निकाल लेंगे कि 25 और a 25 की दूसरी तो इटरेशन दिखानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव पेपर है ना, वो तो पता लग ही रहा है। 2 मार्क्स के अंदर आता तो डायरेक्ट कर इतना लंबा डायरेक्ट में 2 मार्क्स में नहीं आएगा, केस स्टडी में आएगा। थोड़ा बहुत तो दिखाना ही होगा ना। आपने इसमें ये इक्वेशन से लिखनी होगी, फिर लिखना होगा a = d। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। a की वैल्यू क्या थी हमारी? 550 और 6 × 50। सॉरी, ठीक है। पहली बात तो ना, ये टाइम तुमने दोनों बिल्कुल सही निकाला। ये +3 -3 कैसे होगा? टाइम ज्यादा कौन सा है? ये बड़ा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है। आपने लिखा था कि it takes 3 hours more। मोर, ये वाला टाइम जो है ये 3 घंटे ज्यादा है। अगर इसे वैसे भी लॉजिकली सोचो, तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? x - 8, तो ये नंबर बड़ा हो गया। दिस नंबर इज बिगर इन वैल्यू। अगर ये 7 hours था तो ये 10 hours, तो 7 में 3 ऐड करके 10 आता है। समझ में आ गया? आप ये गलती अब अगर इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हो तो बस इसमें अब यही चीज रहेगी, ध्यान रखें। ठीक है, कॉन्फिडेंट होता है 3 or more lines passing through the same intersection point। ठीक है, हो गया हमें। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, where 200 logs are stacked in the following manner. Exercise 5.3, exercise 5.3, question 19। 200 logs are stacked in the following manner। logs क्या होते हैं? वुड के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, है ना। तो उनको एक ना ऑर्डर में रखा हुआ है। कैसे? ये 200 जो है ये क्या बन जाएगा? अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन एपी पढ़ चुके हैं तो एपी में उसने कहा है कि 200 logs are placed in the following manner। तो इस 200 से आप क्या समझते हो? टोटल नंबर ऑफ logs। और जहां पर दे दिया टोटल नंबर तो ये क्या होगा? जब हो जाएगा सम। समझ में आ गया? 20 logs in the bottom row। रो 1 में हमने कितने logs रखे? 20। रो 2 में कितने लिखे? 19। रो 3 में कितने लिखे? 18। इस तरह से हम प्लेस करते जा रहे हैं। सबसे नीचे वाली रो में 20 logs, उसके बाद 19, उसके बाद 18, सॉर्ट ऑफ अ पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ अ पिरामिड। और ये कब तक चलेगा? 200 logs जब पूरे हो जाएंगे, है ना। मैं उतने ही रोज फॉर्म कर सकती हूँ जितनी 200 logs परमिट करेंगे। ये नहीं कि मैं इसको एंड तक 1 तक ले जाऊंगी। जहां लॉग खत्म हो गए वहां पे हमने प्रोसेस खत्म कर दिया, कोई नई रो नहीं बनाएंगे। तो उसने कहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed एंड हाउ मेनी logs आर देयर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर वाली रो में कितने logs हैं और कितनी रोज में ये प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है? द गिवन logs 20, 19, 18 so on, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? हाँ जी, ऑनलाइन में फर्स्ट टर्म क्या है? 20। कॉमन डिफरेंस क्या है? -1। एन क्या है? पता नहीं, वही तो निकालना है। लेकिन इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ n टर्म्स 200। समझ में आ गया? तो अब आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो सम n तो मुझे पता नहीं, वही निकालना है। n/2 2 × 20
n minus 1 common difference is -1. 200 n by 2 40 minus n plus 1. यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करोगे आराम से, जिसके फैक्टर्स निकालते और नहीं निकलते, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू. अगर ऐसा कुछ, इसी के लिए फॉर्मूला सिखाया जाता है. फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ऐसी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सिखाया जाता है. और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था ना, ये करवा चुकी हूँ क्लास में मैं आपको, मैंने कहा था इसके फैक्टर्स बनते नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे. आपको आगे जाकर एक उसमें समझ में आएगा इसके फैक्टर्स. ये इक्वेशन बनेगी आफ्टर यू रीअरेंज द टर्म्स. अपने हिसाब से कर लो, मैंने कैसे लिखा है वो मत देखो. अपने में देखो कि हमने टर्म्स को जब स्टैक किया है, तो जब टर्म्स को रीअरेंज किया है तो कैसे आएगा. हाँ जी, फैक्टर्स निकालो इसके. निकले कौन सा वाला? तीनों लाइंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है. क्या है? ये लाइन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0. मैं तो ऐसे वाली कोड करता हूं पर 9 लगा है. कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, इसलिए नहीं जाएगा. क्या रखा? सिंपल से इंटरसेक्शन पॉइंट. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 कितना? फोटोग्राफी का मतलब अगर पैनल में है तो x की 1 की y की 0 होगी, एक लाइन. तो एक पॉइंट है ना पर्टिकुलर. आपको तो पता है 1 0 इंटरसेक्शन पॉइंट है. नॉट टॉकिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन. ऐसे तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 में y इक्वल टू मैंने मल्टीपल पॉइंट्स, पर ये वाला पॉइंट क्या है वो आपने निकाला. a की वैल्यू क्या आई? a plus 4 minus 6 equal to 0. a की वैल्यू 2 है. x plus 2y minus 6 equal to 0. x plus y, क्योंकि सोर्स में टाइम लगता है, सोचने के बाद. अब तुम देखोगे तो हमारा पॉइंट भी यही बनकर आएगा, क्योंकि दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया. तीसरी को भी उसी से पास करना है. दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ थॉट्स कि सोचोगे तो जल्दी मैथ्स आ जाएगा. चलो, अब इसके फैक्टर्स क्या बने? 25 एंड 16 मैंने क्लास में करवाया था ये, कि इसके फैक्टर्स इजीली नहीं बनते, याद ही करने पड़ते हैं. नहीं भी याद है तो आप फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो. बच्चे ये प्लस 1 था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया -n, ये बीच में प्लस का साइन नहीं लगाना. समझ में आ गया? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 16 एंड 25. जैसा अभी पीछे एग्जांपल करके आए हो ना, वैसा ही ये कुछ आ गया. n की दो वैल्यूज आ गई. वहां तो नंबर ऑफ टर्म्स था तो चल गया, यहां पर नहीं चलेगा. यहां पर एक को रिजेक्ट करना ही होगा. समझ में आ गया? क्यों? n की वैल्यू 16 आ गई, n की वैल्यू 25. n किस चीज को डिफाइन कर रहा था? रोज को. कितनी रोज फॉर्म करोगे? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 16 रोज रखा, R1, R2, R3 so on till 16 रोज, कितने लॉग्स हो जाएंगे? 200. और अगर आप R1 से R25 तक स्टार्ट करते हो, तब भी स्टार्ट करते हो, तब भी कितने रोज होंगे? 200. कितने लॉग्स होंगे? 200. दोनों में से आपको क्या लगता है कितने रोज होने चाहिए? 16 या 25? 16. कम वाली क्यों? 16 जो है आपका लास्ट रो है, इसका मतलब आपके लॉग्स खत्म हो गए. अब ये 25 क्यों दे रहा है? बिकॉज ये मैथ्स है, ये कह रहा है 2 आंसर्स आएंगे. लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपके लॉग्स खत्म हो गए हैं तो आप किसको स्टैक करोगे? है ना? उसने तो कहा कि अब नेगेटिव में स्टैक करते रहो, प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा. लेकिन मेरे पास तो लॉग्स ही नहीं है, तो हाउ विल आई स्टैक देम? सो दैट मींस यहाँ पर टिल 16. वही बात है कि टर्म 17 to 25, starting from 17 to 25, the sum of the terms is 0. तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, हाउ कैन आई पुट -2 लॉग्स इन अनदर रो? अब मुझे खुद बताओ, -2 में रख सकती हूँ? कोई भी रख सकता है?
निकालने भी नहीं पड़ेंगे ना, मतलब doesn't make sense, it's a useless thing to say, है ना। 20 लॉग्स हमारे 200 लॉग्स पूरे हो गए। अब मैं कहती हूँ नहीं, एक और लेकर आओ, 3 और लेकर आओ, फिर हम नेगेटिव करेंगे so that we add up the sum to 200, which is not possible। तो हमारा आंसर इसमें होगा 15 को हम करेंगे रिजेक्टेड, as the number of logs in a row cannot be negative, number of logs in particular row cannot be negative, therefore the term 25 is rejected। तभी उसने कहा हाँ ठीक है। So in how many rows are 200 logs placed? 200 logs are placed in 16 rows. And what is and how many logs in the topmost row? Topmost row कौन सी हो गई? 16। तो हमें कितना फाइंड करना है? What is A16? तो ये टर्म निकालनी है, सम निकालना है। टर्म A16 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 15D। A क्या लिया है हमने? 20 और D क्या है? -1। तो हमारा 16th रो में कितने लॉग्स हो जाएंगे? 16th रो में 5। अब देखो मतलब समझो क्या हुआ, आपने R1 से स्टार्ट किया, आया 20, R2 में रखा 90, सो ऑन करते करते R5 तक पहुंच गए 5, और आपने कहा यहाँ तक तो देखो 200 नंबर्स हो गए पूरे, 200 लॉग्स हो गए पूरे। R4 में आप कहते हो 4 लॉग्स और रख दो, R3 में कह रहे हो 3 लॉग्स और रख दो, R2 में कह रहे हो 2 और रख दो, R1 में कह रहे हो क्या रखें? 1 रखेंगे। इसके बाद वापस जाओ, है ना। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या होगी? 0, फिर क्या होगा? -1, फिर एक रो में कुछ भी ना रखो, उसके बाद उन्हीं चीजों को कलेक्ट कर लो। कोई सेंस बनती है ये? नहीं। प्रैक्टिकली हम करते हैं ऐसा, तो इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी 25, आंसर विल ओनली बी 16। इसको नेगेटिव की वजह से रिजेक्ट नहीं कर रहे, बट हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक हो गया इतना। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको ट्विस्ट करके अलग अलग वेज में क्वेश्चन आ सकता है। पूछा क्या गया है आपको वही निकालना है, राइट। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, which is 5 meter from the first potato, 5 meter from potato 1. The other potatoes are placed 3 meter apart. In a straight line. और ऐसा करते करते 10 potatoes हैं in this line, मतलब P3 से मैं कहां तक जा रही हूं? P10 तक। अब हो क्या रहा है सब एक बार देखो, यहाँ पर पेन छोड़ दो। अगर अंदर का ब्रैकेट सेम है, नहीं ब्रैकेट भी तो सेम होना चाहिए तभी होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? y कॉमन ले लो, 3 इंटू करके और वहां से -1 करके उनको a b को सब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। This is what you've written, उसके हिसाब से बता रही हूँ, सही है गलत है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या किया है उसने? यहाँ से कंपेटिटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंपेटिटर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया, पहले वो जाएगा पोटैटो 1 तक। समझ में आ गया? First, the concerned person will